नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड की खबरों में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बड़ी खबरों से शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। आपको बता दें कि उत्तराखंड में ही कोरोना के केसों में लगातार उछाल देखा जा रहा है। पिछले 24 घंटों में 814 नए मामले सामने आने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है और इसे लेकर राज्य सरकार और प्रशासन दोनों सचेत हो गए हैं। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को अपने सभी कार्यक्रमों को रद्द कर दिया है। सीएम धामी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी भी दी है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट करते हुए बताया कि कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत में ही आज के सभी सार्वजनिक कार्यक्रम स्थगित कर रहा हूं। और सीएम धामी ने शनिवार दोपहर 12 बजे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के साथ मिलकर एक प्रेस वार्ता करते वाले हैं और आपको ये भी बता दें कि जिसे टाल दिया गया था। और इसके अलावा श्रीनगर और गढ़वाल में भी उनके कई कार्यक्रम तय किए गए थे, जहां उनको कई उद्घाटन और कार्यक्रमों में पहुंचना था, लेकिन उन्हें भी स्थगित कर दिया गया है। खबर के मुताबिक सीएम धामी ने श्रीनगर और गढ़वाल के कार्यक्रम पहाड़ों पर होने वाली भारी बर्फबारी और बारिश की वजह से स्थगित किए हैं। चलिए रुक करते हैं दूसरी खबर की ओर, जहां पर उत्तराखंड में शनिवार का दिन बारिश और बर्फबारी के नाम रहा। जहां राजधानी देहरादून में भी शाम तक रुक रुक कर बारिश का दौर जारी रहा और वहीं पहाड़ और बर्फ की सफेद चादर से ढक गए। चक्राता, मसूरी, धनौल्टी और औली सहित चारों धामों में अच्छी बर्फबारी हुई है और बर्फ पड़ने के बाद से ही सुबह से ही पर्यटकों के पहुंचने का सिलसिला लगातार शुरू हो गया और सुबह से ही केदारनाथ, द्वितीय केदार महाबलेश्वर और तृतीय केदार और इसके साथ ही तुंगनाथ में भी बर्फबारी होती रही है। साथ ही आपको बता दें कि निचले इलाकों में भी बारिश से कड़ाके की ठंड बढ़ रही है। शनिवार को केदारनाथ धाम में लगभग 1 फीट बर्फ जम गई है। केदार घाटी के कई गांवों में भी हल्की बर्फबारी हुई है और आपको बता दें कि कयूंजा घाटी के ऊपर गांव में भी बर्फ गिरी है। केदारनाथ में ही दिन भर तापमान माइनस में रहा है, जबकि रुद्रप्रयाग की बात की जाए तो वहां पर भी अधिकतम तापमान 16 और न्यूनतम तापमान की अगर बात की जाए तो 6 डिग्री सेल्सियस रहा है। देवप्रयाग विधायक विनोद कंडाली ने जीएमवीएन सभागार में भी पत्रकारों से वार्ता की है और इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य योजना के अंतर्गत 2 पुलों के निर्माण कार्यों को प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति मिली है। लोक निर्माण विभाग के अधीन बनने वाली 7,74,01,000 रुपए की लागत से दोनों पुलों का निर्माण किया जाएगा और देवप्रयाग के ग्रामीण लंबे समय से टोंडेश्वर महादेव मंदिर में भी रघुनाथ मंदिर, संगम घाट, देवप्रयाग को जोड़ने और नमामि गंगा परियोजना से ही टोंडेश्वर महादेव मंदिर को जोड़ने की मांग कर रहे थे। इसको उन्होंने पूरा कर दिखाया है। उन्होंने आगे कहा कि जल्द ही दोनों योजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा। देवप्रयाग विधायक विनोद कंडारी ने आपको बता दें कि जीएमवीएन सभागार में भी प्रेस वार्ता के दौरान ये बातें कही हैं और इस दौरान उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि राज्य योजना के अंतर्गत 2 पुलों के निर्माण कार्य को प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति मिली है। लोक निर्माण विभाग के अधीन बनने वाली 7,74,01,000 रुपए की लागत से ही दोनों पुलों का निर्माण किया जाएगा। देवप्रयाग के ग्रामीण लंबे समय से टोंडेश्वर महादेव मंदिर से रघुनाथ मंदिर, संगम घाट, देवप्रयाग को जोड़ने और नमामि गंगा परियोजना को ही टोंडेश्वर महादेव मंदिर को जोड़ने की मांग कर रहे थे, जिसको उन्होंने पूरा कर दिखाया है। उन्होंने आगे कहा कि जल्द ही दोनों योजनाओं का शिलान्यास भी किया जाएगा। पहाड़ में यातायात के लिए मोटर मालिकों की ओर से बनाया गया सबसे बड़ा संगठन जीएमओयू कभी पहाड़ की लाइफलाइन हुआ करती थी और संगठन के पास संपूर्ण एशिया में सबसे बड़ा यातायात बसों का बेड़ा हुआ करता था। मगर इसके प्रबंधन की कार्यप्रणाली से धीरे धीरे इसकी साख गिरती जा रही है और अब तो ये विश्वसनीय भी नहीं रह गई है। इसके प्रबंधन की मर्जी के कारण ही निर्धारित रूटों पर कभी भी बस सेवा बंद कर दी जाती है, जिससे यात्रियों को मजबूरन छोटे वाहनों से ही यात्रा करना पड़ता है, जो कि उनकी जेबों पर भी भारी पड़ता है। कई बार इसकी आपको बता दें कि इसकी शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होती है और यहाँ तक कि इनको आरटीओ का भी कोई डर नहीं रहा है। ऐसा ही मामला जीएमओयू के रुद्रप्रयाग डिपो में भी देखने को मिला है, जहां प्रबंधन की खामियों से ही जलते जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जीएमओयू के रुद्रप्रयाग डिपो से जिले के मुख्य मार्गों के ही अतिरिक्त सभी संपर्क मार्गों और चमोली जनपद के
पोखरी क्षेत्र के ही लिए निर्धारित समयांतराल पर भी बसें लगाई गई हैं। लेकिन डिपो प्रबंधन की खामियां और मोटर मालिकों की अगर मनमर्जी की बात की जाए तो रूटों पर बसों के संचालन पर इनकी भारी मनमर्जी चलती है और ये बसें जनता की जरूरतों के लिए कम और अपनी सुविधा के लिए अधिक चलती हैं। आपको बता दें कि डिपो की कई बसें स्कूलों में लगी हुई हैं। पूरे देश में कोरोना महामारी का कहर लगातार जारी है। वहीं कई राज्यों में भी इसके लिए अलर्ट भी जारी कर दिया गया है और लगातार राज्य सरकार इसको लेकर सभी को सतर्क रहने की चेतावनी भी दे रही है। लेकिन सरकार द्वारा कोविड-19 के नियमों की गाइडलाइन जारी करने के बाद पुलिस और जिला प्रशासन एक्शन मोड में नजर आ रही है और इसी के तहत ही नैनीताल पुलिस ने एक दिन में अलग अलग थाना क्षेत्रों में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने वाले और सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए ही 598 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है और साथ ही इस लोगों से करीब 1 लाख रुपए का जुर्माना भी वसूला है। बता दें आपको कि देश को कोरोना की तीसरी लहर का सामना करना पड़ रहा है और ओमिक्रॉन के खतरे के बीच नैनीताल पुलिस लोगों से कोविड गाइडलाइन का पालन सख्ती से करवा रही है और इसी क्रम में ही नैनीताल में पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों पर मास्क न पहनने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है। साथ ही कोविड-19 नियमों का पाठ पढ़ाते हुए लोगों का चालान करने के साथ साथ उनको मास्क भी उपलब्ध कराए हैं। वहीं इसके अलावा पुलिस प्रशासन चौक चौराहों के अलावा भीड़ भाड़ जगहों पर भी लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और मास्क पहनने की अपील कर रही है। आपको बता दें कि इसको लेकर भी पंकज भट्ट ने बताया है कि शासन द्वारा जारी किए गए गाइडलाइन के अनुसार पुलिस विभाग द्वारा कार्रवाई की जा रही है। साथ ही लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है जिससे कि इस महामारी से बचा जा सकता है। उत्तराखंड में कोरोना के 10 गुना तेजी से फैल रहा है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण दर 10.25 तक पहुंच गई है और सबसे ज्यादा चिंताजनक हालात देहरादून में बने हुए हैं। यहां बड़ी संख्या में स्वास्थ्य कर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। शनिवार को ही दून मेडिकल कॉलेज के स्वास्थ्य कर्मियों कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं वन अनुसंधान संस्थान डीम्स विश्वविद्यालय के 8 छात्र समेत 10 लोग पॉजिटिव आए हैं। उत्तराखंड में स्वास्थ्य सुविधाओं की अगर बात की जाए तो इसको लेकर भी देहरादून के दून मेडिकल कॉलेज का अहम योगदान रहा है और कोरोना की तीसरी लहर के दौरान भी प्रदेश में एम्स के बाद सबसे बड़ी संख्या में दून हॉस्पिटल में ही मरीजों का इलाज किया गया है। लेकिन अब प्रदेश में कोविड के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच ही दून मेडिकल कॉलेज भी इससे अछूता नहीं रह गया। जानकारी के अनुसार दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल की लैब में करीब 10 कर्मचारी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। उधर नर्सिंग कॉलेज में भी 7 छात्राओं के कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है और चिंता की बात यह है कि मेडिकल कॉलेज अस्पताल की लैब में बड़ी संख्या में कर्मचारियों के पॉजिटिव मिलने के बाद लोगों की कोविड जांच पर भी इसका असर पड़ रह सकता है। यूपी उत्तराखंड के परिसंपत्ति बंटवारे को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में अब उत्तराखंड लोकतांत्रिक मोर्चा राज्य के अधिकारियों को पुनर्स्थापित करने के संबंध में कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है। यूकेडी के केंद्रीय अध्यक्ष काशी सिंह ने एरी और उत्तराखंड लोकतांत्रिक मोर्चा के संरक्षक IAS SS पागंती के संयुक्त रूप से ही कहा है कि उत्तराखंड की घोर अपेक्षा और शोषण के कारण ही राजा आंदोलन का जन्म हुआ। लेकिन अफसोस है कि अपने ही राजनेता उत्तराखंड की अपेक्षा और शोषण में ही भागीदारी करते रहे हैं और इसके लिए भी राज्य के अधिकारियों के लिए उत्तराखंड लोकतांत्रिक मोर्चा ने राज्य के अधिकारियों के लिए संघर्ष करने के लिए कोर्ट जाने का फैसला लिया है। मोर्चा के संरक्षक SS पांगंती ने कहा कि ये हर्ष का विषय है और यूकेडी ने ही मोर्चे को अधिकृत किया है, इसलिए राज्य के जल और राज्य के अधिकार प्राप्त करने के लिए उच्चतम न्यायालय में जनहित याचिका दायर करने की तैयारी की जा रही है। दल के केंद्रीय अध्यक्ष काशी सिंह एरी का कहना है कि जनता दल के 1996 के ही विधेयक में ही उत्तराखंड के जल का अलग से उल्लेख नहीं किया गया था, लेकिन भाजपा के 1998 के विधेयक में ही उत्तराखंड के जल के बारे में कलश यात्रा के जल का अधिकार गंगा, यमुना और शारदा प्रबंधन परिषद में ही निहित करने का प्रस्ताव रखा गया। परिषद में ही हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के एक और केंद्र के 5 सदस्य रखने का प्रावधान किया गया।
उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में कुछ ही दिनों का वक्त बचा है। ऐसे में भाजपा और कांग्रेस सत्ता में वापसी के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। दोनों पार्टियों से भारी संख्या में दावेदार चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटे हुए हैं और ऐसे में मजबूत प्रत्याशियों के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं। अगर हम लालकुआं विधानसभा सीट से कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस से सबसे ज्यादा मजबूत प्रत्याशी पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल को ही माना जा रहा है। लेकिन हरीश चंद्र दुर्गापाल की मुश्किलें बढ़ती शुरू हो गई हैं, क्योंकि उन्हीं के पार्टी के लोग अब उनके खिलाफ मोर्चा खोल युवा प्रत्याशी को मौका देने की मांग उठा रहे हैं। और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कांग्रेस पार्टी से 2012 में ही लालकुआं विधानसभा सीट से चुनाव लड़ चुके हरेंद्र बोरा ने ही कहा है कि विधानसभा चुनाव में युवा प्रत्याशियों को मौका मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी युवा मुख्यमंत्री के साथ साथ युवा चेहरा पर दांव लगा रहे हैं, उसी की तर्ज पर कांग्रेस को भी युवाओं को मौका देना चाहिए, जिससे कि कांग्रेस को ही मजबूती मिल सके। उन्होंने कहा कि पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल वरिष्ठ नेता हैं और पिछले 20 सालों से वो राजनीति करते आ रहे हैं और ऐसे में अब युवाओं को मौका मिलना चाहिए। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। ऐसे में विधायक उम्मीदवार अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। इसी क्रम में ही अल्मोड़ा विधायक रघुनाथ सिंह चौहान ने चुनावी ताल ठोक दी है। रघुनाथ सिंह चौहान ने ही खुद को जिताऊ कैंडिडेट बताया है और उन्होंने कहा कि आपको अल्मोड़ा सीट से बीजेपी के टिकट का प्रबल दावेदार बताया है। रघुनाथ सिंह चौहान ने दावा किया कि 2017 में ही उनके द्वारा दी गई चुनावी घोषणा में उन्होंने अब तक 100% कार्य पूरे कर दिए हैं और उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों की बदौलत वो फिर से चुनावी मैदान में उतरेंगे। अल्मोड़ा में प्रेस वार्ता कर रघुनाथ सिंह चौहान ने अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज के शीर्ष संचालित होने की बात कही। केंद्र सरकार के निर्देश के बाद एक हफ्ते के भीतर नेशनल मेडिकल काउंसिल यानी कि NMC की टीम मान्यता के लिए ही अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज का दौरा करेगी और इसी सत्र में अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज की शुरुआत भी हो जाएगी। उन्होंने अल्मोड़ा विधानसभा में ऐतिहासिक काम करने का दावा किया। उन्होंने अल्मोड़ा में ही सड़कों का जाल बिछा दिया है और अब तक 24 घंटे, आपको बता दें कि 24 सड़कें उनके विधानसभा क्षेत्र में बनकर तैयार हो चुकी है और जबकि 8 सड़कों की DPR बनकर भी तैयार है, जिसका निर्माण भी जल्द शुरू हो जाएगा।